आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार को 325 वोट समर्थन में मिले थे और ये बता रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके सहयोगियों के पास संख्या बल पूरा है। लेकिन अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ सबसे पहला और पुराना दोस्त शिवसेना अब भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद खड़ा दिखाई नहीं देगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों दलों ने औपचारिक तौर पर तो इसे घोषित नहीं किया है, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी कम से कम महाराष्ट्र में एक साथ हाथ मिलाकर लोकसभा के चुनाव लड़ते नहीं दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि सभी 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि अमित शाह, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों को इसकी जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शिवसेना, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत सहयोगी रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में क्या सहयोगियों को साथ लेकर चलने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे अपने सहयोगियों को खो रही है? कहते हैं सच्चे दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है और राजनीति की दुनिया में किसी भी दल के लिए अविश्वास प्रस्ताव ही वो वक्त होता है जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। शुक्रवार को मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा थी। भले ही सरकार को कोई खतरा नहीं था, लेकिन जरूरत एकजुटता दिखाने की थी। बीजेपी ने शिवसेना को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने के लिए मनाया भी। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने फोन भी किया, लेकिन शिवसेना ने जो किया वो हैरान करने वाला था। शिवसेना ने ना तो सरकार के खिलाफ वोट किया और ना ही सरकार के पक्ष में खुलकर खड़ी हुई। अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार ने जीत लिया, लेकिन शिवसेना के बायकॉट से यह संदेश जरूर गया कि एनडीए में बीजेपी को लेकर जरूर अविश्वास है और इसीलिए अमित शाह ने शिवसेना को लेकर अब कड़ा रुख अपना लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। 2019 में बीजेपी महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि अब भी बीजेपी के नेता इस बारे में खुलकर नहीं बोल रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे साथ आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए उनकी मर्जी। बीजेपी नाराज है तो शिवसेना के तेवर भी कम नहीं है। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो शिवसेना ने किया उसका कोई अफसोस नहीं। सामने अखबार को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने साफ साफ कहा है, मैं मोदी के सपनों के लिए नहीं, आम जनता के सपनों के लिए लड़ रहा हूं। शिवसेना किसी एक की मित्र नहीं बल्कि भारतीय जनता की मित्र है। इसके अलावा बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ने कहा, शिकार तो मैं ही करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे ना तो किसी दूसरे के कंधे की जरूरत होगी और ना ही बंदूक की। उद्धव ठाकरे का यह बयान सिर्फ बानगी बस है। कहा जा रहा है कि सामना उद्धव के इंटरव्यू को लगातार 2 दिनों तक वेबसाइट में छापेगा। इसके अलावा पार्टी के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मुझे मालूम नहीं, आपको जो अस्त्र निकालना है आप निकाल सकते हो। आपकी भूमिका तो यही थी ना। पार्टी चीफ ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है, आप मुझसे मत पूछिए। हमने जो कहा है, पार्टी चीफ ने, उद्धव ठाकरे साहब ने, शिवसेना प्रमुख ने, बस वो आप बात समझ लीजिए। शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते कितने खराब हो चुके हैं ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके शिवसेना अब भी केंद्र और राज्य में अहम सहयोगी के तौर पर काम कर रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या शिवसेना केंद्र और राज्य में भी बीजेपी से रिश्ता तोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के तेवरों से साफ है कि अब वो शिवसेना की घुड़की और बर्दाश्त नहीं करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल बीजेपी और शिवसेना हैं तो दोस्त, लेकिन इन दोनों के बीच सांप छुछुंदर वाली स्थिति बनी हुई है। कौन किसे कैसे चकमा दे, यही स्थिति बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि उसे एक ऐसा सहयोगी मिले जो उसके साथ हर समय रहे, लेकिन शिवसेना ने पिछले कुछ एक सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी प्रस्तुत की है। लेकिन इसकी वजह क्या है? एक जमाना था जब बाला साहब ठाकरे मौजूद थे और उस वक्त बीजेपी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र के उनके साथ मिलकर काम किया करते थे और शिवसेना के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच ही नहीं पाती थी महाराष्ट्र में। लेकिन पिछले 4 सालों में अमित शाह की मौजूदगी में अब भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पैर जमाना चाहती है और ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना की ही जड़ें खोद डाली हैं। ऐसे में शिवसेना को अब अपने ही अस्तित्व का खतरा मंडराता और सताता दिख रहा है। ऐसे में शिवसेना अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी शायद
शिवसेना को सिरे से ही खारिज कर दें। नरेंद्र भाईंना आम्ही वचन देतो की मुंबईचे साईच्या साई खासदार त्यांच्या सोबत शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता 1-2 साल का नहीं बल्कि इस दोस्ती को 30 साल हो चुके हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों पार्टियां साथ आईं और देश ने दोनों दलों की दोस्ती का दम भी देखा। शिवसेना वो पार्टी है जो 30 साल से बीजेपी के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रही, लेकिन 30 साल बाद वक्त बदल चुका है और आज सबसे पुराने दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब बाल ठाकरे शिवसेना की धुरी हुआ करते थे और बीजेपी के प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के वो कद्दावर नेता थे जो शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती की धुरी माने जाते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में ये तीनों नेता अब नहीं हैं और पार्टी भी अब बहुत आगे निकल चुकी है, लिहाजा अपने हित दोस्ती में हावी हो चुके हैं। साल 2014 में जब बीजेपी ने अपने दम पर लोकसभा में सरकार बनाई और महाराष्ट्र में शिवसेना से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, महाराष्ट्र में बीजेपी को 23 सीटें मिली, शिवसेना 18 सीटों पर जीती। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद रिश्तों में खटास नजर आने लगी। हालांकि शिवसेना एनडीए में शामिल रही और उसे लगा कि उसे सरकार में उतनी जगह नहीं दी गई है जितनी उसे मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी साफ नजर आई। सीटों के समझौते पर दोनों दलों पर सहमति नहीं बनी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने एक बार फिर शिवसेना को उसी के गढ़ में हराया। बीएमसी चुनावों में भी दोनों पार्टियां अलग लड़ी और शिवसेना को बीजेपी के हाथों मात खानी पड़ी। उपचुनाव में बीजेपी ने शिवसेना को हराया। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में पार्टी का घटता कद और बीजेपी का बढ़ता वर्चस्व ही शिवसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना का जनाधार घटता जा रहा है और बीजेपी अपने दम पर राज्य में जमीन मजबूत कर रही है और यही बात शिवसेना को गले नहीं उतर रही। इतना ही नहीं, बार बार शिवसेना ने सरकार में रहते हुए भी मोदी सरकार को घेरा, लेकिन बीजेपी बड़े भाई के तौर पर खामोश रही। नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर शिवसेना ने खुलकर सरकार के फैसले का विरोध किया। महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी शिवसेना ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी के भाषण की तारीफ कर भी शिवसेना ने अपनी नई चाल चली। इसके अलावा शिवसेना ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान का भी साथ नहीं दिया। यानी पूरी लड़ाई सत्ता की कुर्सी को लेकर है और अब बीजेपी शिवसेना के बीच का गैप इतना बड़ा हो गया कि जिसे भरना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या 2019 के मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी को क्या वाकई दोस्तों की जरूरत नहीं है? टीम न्यूज नेशन। हमारे देश भर में तमाम राज्यों की पुलिस ये कहती है कि पुलिस आम आदमी की सेवा के लिए है, लेकिन जब भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में आप चले जाइए, पुलिस को देखकर कभी भी किसी भी आम नागरिक को सुरक्षा का भाव नहीं होता। पुलिस को देखकर डर लगता है। ऐसा लगता है कि पुलिस कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से हम फंस जाएंगे और हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन जनाब, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की पुलिस को देखकर आपको सिर्फ डर नहीं लगता, आपको यह लगता है कि न जाने कब पुलिस आपकी हत्या कर दे। जी हां, यह हत्यारी पुलिस है और इसलिए क्योंकि एक मरते हुए व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले राजस्थान की पुलिस यह मुनासिब समझती है कि 2 गाय जो उस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उन गाय को गौशाला पहुंचाई जाए और भले ही 4 घंटे की देर हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को जो मर रहा है उसे अस्पताल न पहुंचाया जाए। और जवाबी कार्रवाई में, या यूं कहें कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए राजस्थान की पुलिस क्या करती है? एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है और 2 जवानों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। आप जरा सोचिए, एक व्यक्ति की जान चली जाती है और किस तरीके से आज हमारे देश में यह सब कुछ हो रहा है। उस पुलिस पर हम कैसे एतबार करें जो यह तय करती है और यह फर्क करती है कि मरने वाला व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान। यह है राजस्थान पुलिस का असली चेहरा। राजस्थान के अलवर में 31 साल के युवक रकबर की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपों के कटघरे में अब पुलिस ही खड़ी नजर आ रही है। अलवर के रामगढ़ इलाके की पुलिस पर आरोप है कि उसने जख्मी रकबर को 3 घंटे देरी से अस्पताल पहुंचाया था।
घटना के चश्मदीद के बयान, अस्पताल और थाने की रिपोर्ट में दर्ज वक्त के हिसाब से पता चलता है कि 20 जुलाई की रात 12:30 पर अकबर पर हमला हुआ था। 12:41 पर पुलिस को सूचना मिल चुकी थी। 12:50 पर पुलिस रवाना हुई और 1:20 पर लालावंडी गांव में मौके पर पहुंची। मौके से पुलिस रकबर को लेकर थाने के लिए रवाना हुई। तड़के 3:45 पर पुलिस गायों को गौशाला पहुंचाकर वापस थाने लौटी। रकबर को तड़के 4 बजे जब अस्पताल लाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। हम 3 बजे बिल्कुल ठीक एकदम तंदुरुस्त छोड़ के गए। सारी पूछताछ करके थाने में बैठा था, उसके कपड़े चेंज थाने में कराए, उसको थाने में बैठा छोड़ के गए। थाने में से जाने के बाद जब गौशाला हम गाय छोड़ के आए, वापस हम 4 बजे आए तो उस समय हमें मृत अवस्था में मिला था। आरोप है कि घटना वाली रात पुलिस पहले दोनों गायों को गौशाला पहुंचाने गई थी, उसके बाद रकबर को अस्पताल लेकर गई थी। पुलिस पर लग रहे आरोपों को सीसीटीवी की ये तस्वीरें साबित करती दिख रही हैं, क्योंकि इस तस्वीर में तड़के 3:45 पर दिख रहा है कि गायों को गौशाला पहुंचाकर लौट रहे वाहन के पीछे पुलिस की गाड़ी जा रही है। अभी हम रिकॉर्ड चेक करा रहे हैं कि पुराना अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर ये गौ तस्कर हैं तो इनके खिलाफ पुराने मुकदमे दर्ज होंगे। अभी तक कोई चीज सामने आई नहीं है, सामने आती है आप लोगों को बताया जाए। हालांकि पुलिस अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन चश्मदीद के बयान के मुताबिक उस रात के घटनाक्रम की बात करें तो घटना वाली रात मौके पर अकबर के अलावा धर्मेंद्र यादव और परमजीत मौजूद थे। पुलिस के कहने पर धर्मेंद्र और परमजीत ने रकबर को नहलाया और दूसरे कपड़े पहनाए। धर्मेंद्र और परमजीत गायों के साथ पैदल जा रहे थे। पुलिस जीप में रकबर को लेकर जा रही थी। गोविंदगढ़ मोड़ पर पुलिस ने चाय पी और अकबर ने पानी पिया। पुलिस रकबर को पहले थाने लेकर गई थी। आज जो एक माहौल हमारा बना हुआ है, भावना का जो माहौल बना है, उसको बिगाड़ने के लिए सब किया जा रहा है और इसके अंदर पुलिस प्रशासन और सरकार का इसके अंदर हाथ है। इसमें अभी तक तो हमारे सामने आया है कि इनके पास उनकी चोट लगी हुई थी, उनको साफ कराया, ले आया, उनकी एरर ऑफ जजमेंट थी कि उनकी क्या कंडीशन थी, इनको आंकलन करने में या उनको समझने में मुझे लगता है वहाँ पे कुछ हुई है। They did not probably assess it correctly. फिलहाल स्थानीय पुलिस पर सवाल उठने के बाद मामले की जांच क्राइम एंड विजिलेंस विभाग के एसपी को सौंप दी गई है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। चाहे आप रघुवर की बात करें, आप स्वामी अग्निवेश की बात करें या उन तमाम लोगों की बात करें जिन्हें सड़क पर लोग मार मार कर पीट पीट कर मार डालते हैं, इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है या यूं कहें कि भीड़ तंत्र। आज सरकार ये कह रही है कि सभी राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कैसे सरकारें इस बात पर कानून को बनाकर ही नहीं बल्कि पुलिस के हाथ सशक्त करें, और वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त निर्देश दिए हैं और सरकार को कानून बनाने का आदेश भी दिया है। एक कमेटी भी बनाई गई है जिसके तहत अब कोशिश की जा रही है कि अगले 4 हफ्ते में ऐसे किसी कानून को अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन स्पष्ट है कि कैसे केंद्र सरकार अपनी तमाम जिम्मेदारियों को दरकिनार कर रही है और राज्य सरकारों के पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि मरते लोगों की वो सुध ले। ऐसे में संसद में भी इस पर बहस हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये बहस सिर्फ बहस है। लोग मर रहे हैं, इसकी चिंता किसी को नहीं है। संसद के मानसून सत्र के दौरान अलवर के रकबर की मौत का मामला आया तो नेताओं के निशाने पर केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें आ गई। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के तेज हमले की शुरुआत हुई राहुल गांधी के ट्वीट से, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि अलवर में भीड़ की हिंसा के शिकार रकबर खान को 6 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने में पुलिस वालों को 3 घंटे का वक्त लग गया। क्यों? वो रास्ते में चाय पीने के लिए रुके। ये मोदी का बर्बर न्यू इंडिया है, जहाँ नफरत इंसानियत की जगह ले रही है और लोग मरने के लिए छोड़ दिए जा रहे हैं। गृह मंत्री कहते हैं कि ये राज्य सरकारों का काम है, लेकिन राज्य सरकारों का काम है, वो राज्य सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसे तत्वों को संरक्षण देगी जो गिरोह बन के घूम रहे हैं, जो गैंग बन के घूम रहे हैं। उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए तो भारत सरकार को कानून बनाना होगा। उधर रकबर की मौत के बाद विपक्ष ने राजस्थान सरकार पर भी नाकामी के आरोप लगाए हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो राजस्थान पुलिस और सरकार दोनों पर संगीन आरोप लगा दिए। राजस्थान की पुलिस ने जो हरकत की है वो मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। खास तौर से ये जो मेवातियों का जो वाकया हो रहा है, ये राजस्थान की पुलिस मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है लोगों को मारने वालों को। कि ओवैसी साहब इस देश में सांप्रदायिकता के
एजेंट बने हुए हैं। सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग की पार्टी के नेता हुए हैं। रजाकार कौन थे? उसी रजाकारों की पार्टी का नेतृत्व तो आज ओवैसी कर रहे हैं। रजाकार का ही नाम MIM है। राजस्थान में कथित गौरक्षकों की भीड़ की पिटाई में मौत का यह पहला मामला नहीं है। विपक्ष अब राज्य में कानून व्यवस्था के हालात पर सवाल उठा रहा है। केंद्र के मंत्री मॉब लिंचिंग करने वालों को माला पहनाते हैं। केंद्र के मंत्री बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ेगी, उसके साथ साथ मॉब लिंचिंग की घटना और बढ़ेंगी। ये क्या संदेश हम देना चाहते हैं? जो संविधान की रक्षा करने के लिए लोग बैठे थे वही उस पर प्रहार कर रहे हैं। और इस केस को CBI को देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब पुलिस के खुद के ऊपर आरोप लग चुका है तो मैं समझता हूँ कि इसमें राज खुलेगा। राजस्थान में पिछले कुछ सालों में कथित गौरक्षकों के हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि कानून हाथ में लेने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। 2019 के लोकसभा के चुनाव के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए की तरफ से अगर कोई एक चेहरा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या कांग्रेस या यूं कहें कि तमाम गठबंधन के आधार पर विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस तो यही चाहेगी, लेकिन तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो अभी इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोल रहे। सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के सभी नेताओं को इस बात के लिए राजी कर सकते हैं कि वही सबसे प्रबल और दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो आज प्रधानमंत्री पद के सपना सजोए बैठे हैं। आखिरकार उनके सपने इतने आसानी से चकनाचूर वो कैसे होने देंगे? क्या 2019 में राहुल गांधी बनेंगे विपक्ष के गठबंधन का चेहरा? क्या 2019 का चुनाव मोदी बनाम राहुल के चेहरे पर लड़ा जाएगा? ये वो सवाल है जो हिंदुस्तान की सियासत में इन दिनों हर तरफ घूम रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिस तरह देश ने राहुल बनाम मोदी की जंग देखी और जिस तरह राहुल ने पीएम को गले लगाकर मास्टर स्ट्रोक चला, उसके बाद साफ हो गया कि 2019 की सियासी जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। अविश्वास प्रस्ताव के 2 दिन बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें मिशन 300 का टारगेट रखा गया। साथ ही ये भी बात सामने आई कि चुनाव से पहले गठबंधन दलों में इस बात को लेकर सहमति हो कि प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या सहयोगी दलों को राहुल गांधी 2019 के चुनाव में बतौर पीएम उम्मीदवार मंजूर होंगे? तो इस बात का जवाब भी मिलने लगा है। कर्नाटक में सहयोगी दल जेडीएस ने साफ कर दिया है कि उन्हें राहुल गांधी को समर्थन देने पर कोई ऐतराज नहीं है। वहीं एनसीपी के सुर भी इस मामले को लेकर नर्म पड़ गए हैं। कोई ऐसा गलत नहीं है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका ही प्रधानमंत्री बनता है। अगर आने वाले चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में होंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि आरजेडी और दूसरे दल भी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि 2019 में विपक्ष का वो चेहरा कौन होगा जो पीएम मोदी के मुकाबले चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन गैर भाजपा दल एकजुट होंगे, देश को बचाने का सवाल है और भाजपा को हटाने का सवाल है, तो उसमें गैर भाजपा दल एकजुट हो और एकजुट होकर के सभी नेता पार्टी के नेता अपना नेता चुन लेगा। 2019 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की इस मुहिम को बीजेपी फ्लॉप शो करार दे रही है। कोई राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठा रहा है तो कोई विपक्ष के कुनबे पर मची कलह का हवाला दे रहा है। राहुल गांधी का उम्मीदवारिता यानी विपक्ष के जो एकता है उसको विघटन करने वाली एक बहुत बड़ा मुहिम हो गया। और ये जितने भी गुट साथ में आने की एक नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, ये वास्तव में इनके सब के सब अध्यक्ष प्राइम मिनिस्ट्रियल एस्पिरेंट हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट एक भी नहीं है। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि 2019 की लड़ाई किसी भी दल के लिए आसान नहीं है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि अगर चुनाव से पहले विपक्षी दल एक साथ आते हैं तो क्या वो सभी राहुल गांधी के नाम पर एकजुट हो पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। जहां कांग्रेस और उनके तमाम सहयोगी दल इस बात को लेकर वहापोह में हैं कि राहुल गांधी को प्रमुख के तौर पर प्रदर्शित किया जाए या नहीं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जमीनी कार्यकर्ता से लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली बीजेपी ने 1800 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं।
सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अमित शाह का नंबर है और उसमें वो मेंबर के तौर पर हैं, यानी कि जो भी जानकारी आएगी वो सभी जानकारी अमित शाह तक भी पहुंचेगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस 1800 व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, ताकि बीजेपी के बारे में तथाकथित तौर पर जो भी फेक न्यूज आगे बढ़ाई जा रही है उसे पूरे तरीके से खारिज किया जा सके। यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह इस पूरे मनसे पर हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए और चुनाव को एक बार फिर जीता जाए। राहुल गांधी ने संसद में राफेल डील का मुद्दा क्या छेड़ा, आज ये वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस लगातार इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार के पास राफेल डील के बारे में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी गोपनीयता का क्लॉज नहीं है जिसमें विमान की कीमत की जानकारी देना अपने आप में अनैतिक या गलत होगा। क्योंकि कांग्रेस का यह दावा है कि विमान की खरीद के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने सभी जानकारी जाएगी और ये जानकारी संसद से लेकर सड़क तक सार्वजनिक हो सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है कांग्रेस। ये सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राफेल डील पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को जोरदार तरीके से घेरने की कोशिश की। मामले को देश की सुरक्षा से जोड़ दिया तो लगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन राफेल डील को लेकर विपक्ष के तेवर बरकरार है। राहुल गांधी ने मोर्चा खोला हुआ है, तो अब उनके सांसद रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने रक्षा मंत्री पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की दलील है कि रक्षा राज्य मंत्री ने साल 2016 और साल 2018 में राफेल डील की कीमत लिखित तौर पर बताई थी। राफेल डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। संसद के पटल पर 18 नवंबर 2016 और 19 मार्च 2018 को रक्षा राज्य मंत्री ने राफेल सौदे की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बता दी, जिसकी प्रतिलिपि आपको दे रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री 48 घंटे पहले और रक्षा मंत्री 48 घंटे पहले ये दुहाई देते हैं कि ये सौदा गुप्त है, ये समझौता भी गुप्त है और इसकी कीमत नहीं बताई जा सकती। दूसरी तरफ संसद के पटल पर रक्षा राज्य मंत्री 19 नवंबर 2016 और 19 मार्च 2018 को 18 नवंबर 2016 और 19 मार्च 2018 को ये कीमत फिर क्यों बता रहे हैं? तो आप खुद के ही सीक्रेसी एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे थे। तो या तो रक्षा राज्य मंत्री झूठ बोल रहे थे संसद के पटल पर लिखित जवाब में, या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री असली में दोनों देश को गुमराह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, क्योंकि लगता है कि गड़बड़ झाला और घोटाला राहुल जी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। निर्मला सीतारमण जी सदन में उसका खुलासा कर चुकी है, फिर भी राहुल गांधी ये बेबुनियाद और मिथ्यारोप लगाने की चेष्टा कर रही है। इससे पूरा देश को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ समझौता भारत सरकार ने किया है वो पारदर्शिता से और देश हित में किया है। फिलहाल एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से राफेल डील के मुद्दे को छेड़ा है वो इतनी जल्दी थमने वाला नहीं। कांग्रेस राफेल की डील को 2019 के चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे को सीधे देश की सुरक्षा से जोड़कर कांग्रेस को घेरने का मन बनाया है। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। बिहार से हमने आपके सामने कई बार यह खबर प्रस्तुत की कि कैसे बिहार में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे तमाम वीडियो हैं जिसमें लोग खुद ही वीडियो शूट कर भेजते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने महिलाओं के साथ दुराचार किया है। लेकिन मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में तो हद ही हो गई है। 21 बच्चियों के साथ उनकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, यह प्रदर्शित करता है कि मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था तो दूर की बात है, कैसे बिहार सरकार और बिहार की पुलिस लिप्त है इस तरह के कांड में, जहां महिलाओं और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार एक आम सी बात है। यहां तक कि एक बच्ची के मारकर उसकी लाश को दफन करने का भी आरोप है, जिसके लिए खुदाई चल रही है। क्या आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है? सुशासन का दावा करते हैं, इसी दम पर वो सत्ता में आए भी थे। क्या आज बिहार में सुशासन का राज है, या दरअसल उन अपराधियों का बोलबाला है जिनकी शह पर नीतीश कुमार की सरकार
चल रही है। जमीन खोदी जा रही है, जेसीबी मशीन से गुनाह के सुराग तलाशे जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम का सच सामने लाने की कोशिश हो रही है। शेल्टर होम मजबूरी का वो आशियान है जहां बेटियों ने अपने दर्द, गम और मुसीबतों को भूलने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वहीं उन पर जुल्म, सितम और शोषण की नई दास्तां लिख दी गई। यहाँ एक नहीं 29 बेटियों से रेप की पुष्टि हुई है। नीतीश सरकार की नाक के नीचे मुजफ्फरपुर का यह शेल्टर होम पाप का अड्डा बना हुआ था। आरोप है कि शेल्टर होम में लड़कियों से हैवानियत की गई और इसका विरोध करने पर एक लड़की की पीट कर हत्या कर दी गई और उसका शव अल्पवास परिसर में ही टंकी के पास दफना दिया गया। एक पीड़ित की निशानदेही पर अब पुलिस उस डेड बॉडी की तलाश कर रही है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन वही मैंने बताया है कि 10 लोग अभी तक इसमें अरेस्ट हो गए हैं। लड़कियों का बयान हो चुका है, लड़कियों का मेडिकल हो चुका है और जो लोग अरेस्टेड हैं उनके खिलाफ हम 2-3 दिन के अंदर चार्जशीट कर देंगे। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में परिसर की खुदाई की गई। बताया जा रहा है कि अल्पवास गृह से 6 बच्चियां गायब भी हुई थी और अब इनकी हत्या किए जाने की आशंका बढ़ रही है। इस शर्मनाक कांड का खुलासा बालिका गृह के सोशल ऑडिट रिपोर्ट से हुआ। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस कांड में बिहार के कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। पुलिस पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ मीडिया को, पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और इसमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है मेरी तरफ से भी एसआईटी को, और ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर कोई भी किसी भी बंदे का नाम आएगा, हम अश्योर करते हैं आपको कि एविडेंस आएगा तो कोई भी इसमें नहीं बचेगा। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में किसी का भी नाम आता है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। अगर सरकारी शेल्टर होम में बेटियों से दुष्कर्म का ऐसा भयानक जाल बुना जाएगा तो फिर निराश, हताश और परेशान आंखें कहां अपने लिए सुरक्षित दीवारें तलाशेंगी। डरी सहमी बेटियां किस छत के नीचे पहुंचकर खुद को महफूज महसूस करेंगी। महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करने वाली बिहार सरकार कटघरे में है। आखिर महिला अल्पवास गृह में बच्चियों के साथ कैसे होता रहा बलात्कार, और बलात्कार के साथ अब जब हत्या की बात आई है सामने तो सरकार के होश उड़ गए हैं। न्यायालय के आदेश पर जांच शुरू हो गई है, मगर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार घिरते दिख रही है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। नीतीश कुमार और उनके तमाम सहयोगी हर मौके पर यही कहते हैं कि जब बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार पर शासन करते हैं तो बिहार में कानून का राज होता है। लेकिन कानून किस कदर चल रहा है बिहार में, इसकी बानगी हर दिन लगभग न्यूज नेशन पर हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। कभी वीडियो सामने आता है, कभी बच्चियों के साथ शेल्टर होम में इस तरह की ज्यादतियां होती हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, एक शब्द नहीं बोलते हैं। बोलेंगे भी कैसे? बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसके बावजूद वो दम भरते हैं कि उनके राज्य में, बिहार में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब इस पूरे मामले पर, जहां बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, शेल्टर होम में राजनीति हो रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार की सरकार पर, या यूं कहें कि उनकी सेहत पर जरा सा भी असर होगा? यही संदेश। क्या नीतीश राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के शासन में अपराधी बेलगाम है? मुजफ्फरपुर में बेटियों के साथ दरिंदगी की जो घटना सामने आई, उसने नीतीश के सुशासन के तमाम दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह से शेल्टर होम में हसीन सपने देखने वाली बेटियों की असमत से खिलवाड़ किया गया, उससे नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। मुजफ्फरपुर कांड का खुलासा होने के बाद अब विपक्ष ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी के तमाम नेता सत्ता पक्ष पर सीधे सीधे अपराधियों को बचाने के आरोप मढ़ रहे हैं। अब जब पुष्टि हो जाती कि लगभग 29 से 30 बच्चियों के साथ शोषण किया गया है और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, आखिर बड़े बड़े लोग कौन लोग हैं? कौन बड़े अधिकारी हैं? कौन बड़े, किसके नाक के नीचे ये काम चल रहा था? क्या सरकार को अब तक जानकारी नहीं थी? कितने बड़े बड़े नेता लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, किसी को पकड़ा नहीं जा रहा, किसी को सजा नहीं दिलाई जा रही, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार है, अपराधी की सरकार है। अपराध बिहार में बहुत बढ़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर कोई ठीक नहीं है ना। सरकार है, सरकार नाम की चीज कोई है ये नहीं है। सरकार है, भगवान भरोसे सरकार चल रहा है। हालांकि सरकार और सत्ता पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार की सख्ती और सरकार का निर्देश बहुत साफ है कि व्यक्ति चाहे जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सीबीआई जांच की जो बात, जो सारे मामले जब सामने आ रहे हैं, कौन दोषी है,
किस पर कार्रवाई करनी है, कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई हो रही है। सरकार की मंशा बहुत साफ है। सरकार की जब भी संज्ञान में चीज आई तुरंत सरकार ने कार्रवाई की है। और बिहार में 2005 के बाद नीतीश कुमार जाने जाते हैं जिन्होंने कानून का राज स्थापित किया। 1 लाख लोग जेलों के अंदर गए जो कई तरह के गंभीर आरोपों में कन्विक्टेड थे। शेल्टर होम में 29 लड़कियों से रेप की पुष्टि हो गई है। इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये सच जरूर उजागर होना चाहिए। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आज के ज़माने में सोशल मैसेजिंग साइट्स का इस्तेमाल करना अपने आप में कोई अपवाद नहीं है। लगभग हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें। लेकिन जनाब, अगर आप बिना सोचे समझे किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं या किसी ग्रुप के एडमिन बन जाते हैं और आपके ग्रुप में लोग ऐसी मैसेजेस देते हैं जो कि आपत्तिजनक हो सकते हैं या जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तो चेत जाइए, क्योंकि ये खबर आप ही के लिए है। एक व्यक्ति है मध्य प्रदेश के और ये युवक हैं, जुनैद नाम है इनका। 5 महीने से जेल की हवा खा रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये शामिल थे उसमें आपत्तिजनक कमेंट्स किए जा रहे थे। पुलिस ने पड़ताल शुरू की, लेकिन जैसे ही इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को ये पता चला कि ये जांच हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बाहर निकल गया और उसमें जो डिफॉल्ट एडमिन था वो व्यक्ति पकड़ा गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में देश विरोधी बातों को आगे बढ़ाया जा रहा था और जुनैद फिलहाल जेल की हवा खा रहा है। तो आप भी चेत जाइए, अगर आप इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं जहां कोई इस तरह के मैसेजेस या तो फॉरवर्ड करता है या आपके पास आ रही हैं और आप इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जनाब जेल की हवा ही नहीं, सख्त से सख्त कानून अब आपका इंतजार कर रहा है। सोशल साइट पर अफवाह फैली और भीड़ ने हमला कर दिया। व्हाट्सएप मैसेज पर फर्जी खबर फैली और किसी की जान चली गई। डिजिटल जमाने में सोशल साइट पर अफवाहों का संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसका नतीजा कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। यही वजह है कि पुलिस अब ऐसे लोगों के साथ कोई नरमी नहीं बरत रही जिन्हें सोशल साइट पर अफवाह फैलाने में शामिल माना जा रहा है। एमपी के राजगढ़ में 21 साल का नौजवान 5 महीने से जेल में बंद है। जुनैद नाम के आरोपी पर आपत्तिजनक व्हाट्सएप मैसेज शेयर करने का आरोप है। आरोपी पर आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा 124 के तहत केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पचौर थाना की पुलिस का कहना है कि फरवरी 2018 में व्हाट्सएप ग्रुप पर देश विरोधी मैसेज भेजा गया था। पड़ताल करने पर पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जुनैद नाम का लड़का है, लिहाजा उस पर कार्रवाई की गई। आरोपी जुनैद के घर वालों की शिकायत है कि आपत्तिजनक मैसेज इरफान नाम के लड़के ने भेजा था और वही उस ग्रुप का एडमिन था, लेकिन उसने बाद में ग्रुप छोड़ दिया और जुनैद डिफॉल्ट एडमिन बन गया था। पुलिस ने जो मेन मुलजिम था उसको तो क्या छोड़ दिया और ये लड़का जो है कि तीसरे नंबर पे था। ना तो इन्होंने पोस्टों को पसंद की थी और ना जो है कि इसको दूसरी जगह भेजी और उसको बेगुनाह को जो कि इस तरीके से उल्टा दिया गया। मतलब ये कि जुनैद के परिवार का कहना है कि आपत्तिजनक मैसेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार था, जुनैद नहीं। पुलिस का कहना है कि जुनैद का परिवार 5 महीने बाद ये शिकायत कर रहा है कि इरफान के ग्रुप छोड़ने की वजह से जुनैद खुद ब खुद ग्रुप एडमिन बन गया था और तब पुलिस के पास ऐसी कोई तरकीब नहीं थी जिससे पता लगे कि मैसेज फॉरवर्ड करते वक्त ग्रुप का एडमिन कौन था। लिहाजा अगर आरोपी के परिवार के पास कोई सबूत हो तो अदालत में पेश किया जा सकता है। अरुण श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, राजगढ़। जुनैद की कहानी आपके सामने है, लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कई सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, उसके साथ साथ फेसबुक मैसेंजर, किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल करने से पहले सोच लीजिए कि जो चीज़ें आपके ज़रिए आगे प्रचारित हो रही हैं, जो आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो मैसेज आपको सीधे जेल पहुंचा सकती हैं अगर उसमें तमाम नियमों की अनदेखी हो रही है तो, क्योंकि कानून बहुत सख्त है। और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज हमारे देश में व्हाट्सएप पर फैलाई गई अफवाह की वजह से तकरीबन 31 लोगों की जान जा चुकी है। हम सब जानते हैं कि आज अफवाहों का बाजार कैसे गर्म किया जा रहा है और कैसे देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है इस तरह के मैसेजिंग साइट्स के जरिए। इसलिए अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, पुलिस के फंदे से दूर रहना चाहते हैं और जेल की हवा नहीं खाना चाहते, तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए, वरना एक गलती और आपका रास्ता सीधे जेल पहुंचेगा।
डिजिटल इंडिया में तेजी से कम्युनिकेशन के तरीके बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ता जा रहा है तरह तरह के सोशल साइट्स का इस्तेमाल। व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल अगर होशियारी और सतर्कता के साथ नहीं किया गया तो मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि मौजूदा नियम के मुताबिक अगर कोई सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर आईटी और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज होता है। सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने पर आईपीसी की धारा 505 के तहत 3 साल की सजा, धार्मिक भावनाएं भड़काने पर आईपीसी की धारा 295A के तहत 3 साल की सजा, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी को भी धमकी या गलत संदेश देने पर आईपीसी की धारा 153A के तहत 3 से 5 साल की सजा, मानहानि करने पर डेफेमेशन केस आईपीसी की धारा 499 के तहत सजा, अश्लील कंटेंट शेयर करने पर आईपीसी की धारा 292 के तहत मुकदमा 2 साल की जेल हो सकती है। अगर कोई गलत मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं या गलत चीज़ें डाल रहे हैं तो पहले तो एडमिन का ही वो बनता है कि उसको रोके, उन चीज़ों को रोके। कार्रवाई तो उस इंसान पे करनी चाहिए ना जो अभद्र चीज़ें उसमें डाल रहा है। एडमिन को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके लिए। अगर उसने ग्रुप क्रिएट किया है तो उसे देखना चाहिए कि वो ग्रुप में किसे किसे ऐड कर रहा है, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी एडमिन पे नहीं आ सकती। अगर मैं एडमिन हूँ तो एक्शन लूँगा। हिंदुस्तान में हाल के दिनों में जिस तरह सोशल मीडिया पर झूठी खबरों और सूचना के आधार पर भीड़ के हमले होते रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार ने सोशल साइट और ऐप बनाने वाली कंपनियों पर भी दबाव डाला है। यही वजह है कि व्हाट्सएप अब कई नियमों में बदलाव कर रहा है। इसमें किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने की सीमा तय की जा रही है। एक मैसेज 5 से ज्यादा यूजर्स को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा। तस्वीर या वीडियो वाले मैसेज के लिए क्विक फॉरवर्ड ऑप्शन खत्म किया जाएगा। जो ये नया ऑप्शन आया है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आजकल एक डिलीट करने का बहुत अच्छा वो आ गया है, तो कुछ लोग डिलीट कर देते हैं। मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। कंप्लेंट भी कर सकते हो या फिर उसके साथ कोई एक्शन लिया जा सकता है ना। बाकी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप के लिए नए नियम बनवाने के पीछे सरकार की कोशिश है कि आसानी से गलत खबरें और अफवाह को फैलने से रोका जाए, लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करें। टीम न्यूज़ नेशन। हम सब की ख्वाहिश होती है कि हमारे सर पर एक छत हो जो हमारी अपनी हो, ताकि कोई भी दिक्कत हो हम कम से कम अपने घर में तो रह सकें। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपना घर खरीदते हैं तो जनाब आप जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? किसी ब्रोकर के कहने पर, किसी व्यक्ति के कहने पर आप कोई भी घर खरीद लेंगे क्या? क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आपका घर अधिकृत जमीन पर है या अनधिकृत जमीन पर है? उसकी बिल्डिंग क्वालिटी क्या है? ये तमाम चीजें जानना आपका बुनियादी हक है। और अगर आप नहीं जानेंगे तो ठीक वैसा ही होगा जैसे ग्रेटर नोएडा में इन दिनों लगातार हो रहा है। हम आपको लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं किस तरह एक के बाद एक इमारतें धड़धड़ा कर गिर रही हैं जमीन पर, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं, और ये सब कुछ बिल्डरों की लापरवाही और उसके साथ साथ कुछ एक लोगों की मिलीभगत की वजह से। इसमें कोई शक नहीं है कि स्थानीय नगर निगम या फिर अथॉरिटी इसके लिए सबसे बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है, लेकिन अंततः जाता किसका है? सबसे ज्यादा आपका। आपकी जिंदगी भर की कमाई जाती है, आपकी परिवार की सुरक्षा जाती है और आपकी नींद जाती है। हम चाहते हैं कि आप जागरूक हों। नहीं मिला ये लगातार सवाल उठ रहा है जीडीए के ऊपर कि जीडी ने अगर नोटिस दिया था तो क्यों इस बिल्डिंग को नहीं गिराई गई? जानकारी नहीं है मुझे इस बारे में। किसी की दुनिया उजड़ गई और किसी को खबर तक नहीं। कोई बदहवास अपनों को ढूंढ रहा है। हमारी माँ वहीं थी जहाँ पे हमारे पति मिले थे। कोई जांच का भरोसा दे रहा है। प्रकरण में जो लापरवाही पाई गई है उसमें डीएम गाजियाबाद द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में जमींदोज हो चुकी इस इमारत के ढेर में लापरवाही और भ्रष्टाचार का मलबा भी है, जिसमें दब गई हैं कई जिंदगियां। मलबे में सांसें तलाशी जा रही हैं, लेकिन गिर चुकी इस बिल्डिंग का जर्रा जर्रा सरकारी अनदेखी की कहानी कह रहा है। इसमें इस प्रकरण में पहले प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन द्वारा नोटिस और डिमोलिशन ऑर्डर दिसंबर में निर्गत किया गया, फिर जून में निर्गत किया गया, जुलाई में एक डेट डिमोलिशन की लगाई गई, लेकिन कतिपय कारणों से डिमोलिशन नहीं किया गया। सुना आपने, जिस बिल्डिंग के गिरा देने के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑर्डर पास किए गए, जिससे 6 महीने पहले ही गिरा दिया जाना था, वो बिल्डिंग दिनों दिन आसमान छू रही थी। 5 मंजिला इस इमारत में करीब 17 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने बिल्डर को रोकने की जहमत नहीं उठाई और बिल्डर की लापरवाही की पोल हादसे में जख्मी लोग खोल रहे हैं।
बारिश हुआ था ना, उसमें तरेर आ गया था, दरार आ गया था, दरार की वजह से उसमें नुकसान हो गया। कौन सी मंजिल में दरार आई थी? पहली मंजिल में आए थे। दरार आ गई थी नीचे फ्लैट में, मुनियात नहीं भरते जो, वो फट गई थी पूरी। क्या बोलते हैं? मुनियात नीचे, मुनियात नहीं, हाँ वो फट गई थी। तो सुबह उसने वो करवा दी, सीमेंट लगवा दिया, अब फिर बोला काम करो। हादसे के बाद प्रशासन मुस्तैद है। जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये निर्माणाधीन इमारत बनाई गई, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी और उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जो डिमोलिशन ऑर्डर के बाद भी बिल्डिंग नहीं गिराते। फैसला किया गया है कि जितने भी नक्शे पास किए जाएंगे उनको बिल्डिंग के बाहर बोर्ड पर लगाना जरूरी होगा और उन नक्शों को GDA अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मुस्तैदी पहले क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों मौत की इस इमारत को वक्त रहते तोड़ा नहीं गया? गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।